नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम संभल की घटना के बारे में। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 नवंबर 2024 को स्थानीय कोर्ट में एक याचिका दायर होती है, जिसमें लिखा जाता है कि 1526 में मंदिर ढाहकर यहाँ मस्जिद खड़ी की गई। 8 लोगों ने याचिका दायर की और इसमें ज्ञानवापी मामले के वकील हरिशंकर जैन भी शामिल थे। दावा किया गया कि कल्की भगवान के सदियों पुराने श्री हरिहर मंदिर का जबरन इस्तेमाल किया जा रहा है और यह ऐतिहासिक तथ्य है। इस तरह की बातें कही गई कि कलयुग में कल्की भगवान यहाँ अवतरित होने वाले हैं। यही याचिका में यह भी मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की अनुमति मिले। चंदौसी की जामा मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारतों की सूची में है। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई पर भी आरोप लगाया कि उसके पास इमारत का नियंत्रण नहीं है। इस याचिका के दर्ज होने के कुछ ही घंटों के भीतर चंदौसी के सीनियर डिवीज़न के सिविल जज आदित्य सिंह ने आदेश जारी कर दी, एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कर दी और उन्हें मस्जिद में शुरुआती सर्वे करने के लिए कह दिया। याचिका जिस दिन दायर हुई उसी दिन आदेश आता है और उसी दिन सर्वे शुरू हो जाता है। सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हो भी गया था। हिंसा तब भड़की जब पुनः 24 नवंबर को दोबारा सर्वे हुआ। वीडियो है कि सर्वे के टीम के पीछे धार्मिक नारा लगाते हुए लोग चल रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो देखा होगा या नहीं देखा होगा तो फिर जाकर सर्च कीजिए। लोग चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। उनके हौसले को देखकर लग रहा है कि इनका इरादा क्या था। ये कौन लोग थे? क्या ये सभी सर्वे टीम के हिस्सा थे जो इस तरह के धार्मिक नारे लगा रहे थे? इनकी जिम्मेदारी या इनकी भूमिका तय हो पाएगी? क्या ये भड़काने के आरोपी नहीं हो सकते हैं? याचिका दायर होने के तुरंत बाद सर्वे का आदेश जारी होता है। संभल में तनाव का माहौल बन जाता है। इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। यह देखने का काम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। मीडिया में सर्वे के आदेश देने वाले जज की टिप्पणी छपी है कि यदि प्रश्नाधीन स्थल के बारे में अदालत के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो अदालत को मुकदमे का फैसला सुनाने में मदद मिलेगी। इसलिए न्याय के हित में आवेदन 8C को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि सर्वेक्षण के समय नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को पूरी कार्रवाई के मौके पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करानी चाहिए। सर्वे को लेकर आजकल निचली अदालतों की भूमिका और आदेशों की इन दिनों बहुत चर्चा चल रही है। संभल में नईम, अहमद, नुमान, कैफ और बिलाल अंसारी की हत्या हो गई। संभल में 5 लोगों की हत्या हो गई पुलिस के द्वारा, जो मीडिया में रिपोर्ट चल रही है कि पुलिस ने फायरिंग में
5 लोगों की जान ले ली, जबकि पुलिस कह रही है कि नहीं, 2 आपसी गुटों में भिड़ गए और जिससे लोगों की जान चली गई। पुलिस के लोग भी कई घायल हैं। इन मामले में प्रशासन की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेवारी आज तक न तय होती है और न इस मामले में भी तय होगी। अगर प्रशासन भी धार्मिक संगठनों के साथ मिल जाए, एक तरफा कार्रवाई करने लग जाए, उनकी भाषा बोलने लग जाए, तब कुछ भी नहीं इस देश में बचेगा। ये सोचने की बात है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जो इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं न्यायालय के द्वारा और जितने जल्दीबाजी दिखाया गया है यूपी पुलिस के प्रशासन द्वारा, वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को प्रभावित करने वाला था। एक ही दिन में 19 नवंबर को याचिका दायर होती है और शाम को आदेश आता है और शाम को सर्वे टीम पहुंच जाती है मस्जिद। आपको यह भी जानना चाहिए कि 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले थे और एक दिन पहले सर्वे जब पूरी हो जाती है तो दूसरी बार सर्वे करने की क्या ज़रूरत थी। जब पहला सर्वे शांतिपूर्ण हो गया था तो दूसरी सर्वे की ज़रूरत क्यों पड़ी, और दूसरे सर्वे की ज़रूरत पड़ी तो फिर उसकी कोर्ट ने बिना आदेश दिए ये सर्वे क्यों किया गया। ये नेता अखिलेश यादव का आरोप है। आगे वो कहते हैं कि जिस सीट पर बीजेपी ने 1,20,000 मतों से जीती है कुंदरकी की, उस सीट पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाका है और वहाँ पर समाजवादी पार्टी को 25,000 मत मिलते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार को 1,44,000 के करीब वोट मिलता है। तो ये वहाँ पर वोट पुलिस वालों ने डाला था और लोगों को जाने से मना किया था। आपने मीडिया में भी देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पुलिस रिवाल्वर तान के लोगों को भगा रही है, बैरिकेडिंग करके लोगों को जाने से रोक रही है। न्यूज़ 24 के एक पत्रकार ने भी दिखाया होगा, वो वीडियो आपको देखना चाहिए, जिसमें लोगों को जाने से पोलिंग बूथ पर रोका जा रहा है। तो वहाँ पर 1,20,000 के अंतर से कैसे कोई जीत सकता है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका हो। ये आरोप समाजवादी पार्टी को है और उसी को छुपाने के लिए कि उस पर चर्चा ना हो, यूपी प्रशासन 19 तारीख यानी कि इलेक्शन से एक दिन पहले जो सर्वे हो गया था उसे फिर चुनाव के परिणाम आने के बाद 23 को परिणाम आए और 24 को फिर पुनः सुबह चली जाती है वहाँ पर दोबारा सर्वे करने के लिए। लेकिन मामला क्या है ये तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस तमाम घटना में जो चर्चित संभल के सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनके एक भाषण की जो एबीपी गंगा न्यूज़ चैनल है उसमें वो रिपोर्टर से बात कर रहे हैं और उनके अंदाज को और उस वीडियो को आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि पुलिस की मंशा क्या थी। संभल सीईओ अनुज चौधरी, जिसके भीड़ पर गोली चलाने के आदेश की वीडियो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसमें वो पुलिस वालों को गोली मारने की कह रहे हैं और खुद हाथ में रिवाल्वर लहरा रहे हैं हवा में। एबीपी गंगा चैनल के रिपोर्टर उनसे बात किया कि आपने स्थिति को क्यों नहीं संभाला। तब सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि 15 से 20,000 भीड़ वहाँ पर थी। हमने कहा कि आप शांति बनाएं, भीड़ ना करें, कोई उपद्रवी भीड़ में शामिल होकर हिंसा कर सकता है। 20 से 22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। आगे कह रहे हैं कि कोई
रिवॉल्वर तान रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि गोली चलाने के लिए तान रहा है, डराने के लिए भी तान रहा होगा। हमने टीयर गैस की गोलियां लगातार चलाई। जब पत्रकार ने पूछा कि एक पुलिस वाला सामने से गोली चला रहा है, तब सीओ अनुज चौधरी कह रहे हैं कि पुलिस को आत्मरक्षा का अधिकार है। हम मरने के लिए थोड़े पुलिस में भर्ती हुए हैं। हमें ये मार देंगे, हम मरने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए हैं। अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं। ये एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह के जाहिल मार देंगे? एक जीवन खत्म होता है, पूरे परिवार, पूरी फैमिली है एक पुलिस वाले की। आप पुलिस अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते हैं अंदर घुस के बनाई क्यों नहीं अच्छी वीडियो। जब आप वहाँ पर थे तो आपको अंदर घुस कर पुलिस की अच्छी वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा लग रहा था तो बना लेते वीडियो वहाँ पर अंदर घुस के। जब इतने प्यार से काम हो रहा था तो वहाँ आप वीडियो क्यों नहीं बनाए? सीओ अनुज चौधरी पत्रकार से कह रहे हैं, वीडियो घुस के आपको पता चल जाता। जब पत्रकार ने पूछा कि सीओ अनुज चौधरी से कि आपको पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि सीओ अनुज चौधरी कह रहे थे कि ठोक दो, और आपके आदेश पर ही गोली पुलिस वाले चलाने लगे। सीओ कहते हैं कि मेरी कोई आवाज़ बता दे, ठोक दो या कुछ इस तरह की। मैं सिर्फ कानून व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए जो भी उपयुक्त बल का प्रयोग करना पड़ा वो किया, न कि मारने की बदनीयती थी। किसी को क्या होगा, भीड़ में कोई कहीं का कोई आपराधिक व उसकी आपसी रंजिश हो भी सकता है। पुलिस भी उन्हें गोली एक भी नहीं लगी है। अब सीओ साहब कह रहे हैं कि पुलिस की किसी जवान ने फायरिंग नहीं की, ना ही उनको पुलिस के द्वारा गोली लगी। लेकिन जो वीडियो आप देख रहे होंगे जिसमें पुलिस सामने से फायर कर रही है और अज्ञात लोगों पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, वहाँ के समाजवादी पार्टी के सांसद पर, विधायक पर और विधायक के बेटे पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है कि उन्होंने घटना उकसाया है। जब आप दूसरे दिन सर्वे पर जा रहे हैं तो उस तरह की तैयारी क्यों नहीं किए हैं? ये सवाल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह उठा रहे हैं कि जब मथुरा में सर्वे हुआ, ज्ञानवापी मंदिर में सर्वे हुआ, तो वहाँ पर तो कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, और ये दंगा फसाद संभल में क्यों हुआ? और जब 19 तारीख को कोर्ट आदेश देती है और कोर्ट आदेश दूसरे पक्ष के सुने बगैर आदेश दे देती है, कोर्ट 3:30 बजे के करीब आदेश देती है, आदेश की कॉपी कब आती है और पुलिस शाम को 6 बजे पहुंच जाती है सर्वे करने के लिए 19 नवंबर को ही उसी दिन, और उसके बाद फिर 20 को चुनाव होता है, 21 को पुलिस को नहीं जाना है, 22 को भी नहीं जाना है, 23 को भी नहीं जाना है। जिस दिन चुनाव के परिणाम आते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी उपचुनाव के, उस दिन फिर सुबह चली जाती है पुलिस। तो ये तमाम तरह की बातें मीडिया में चल रही हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है, पूरी सच्चाई क्या है, दूध का दूध और पानी का पानी जनता के बीच कब सामने आएगा? जब इसकी न्यायिक जांच होगी, और न्यायिक जांच जब होगी जब हाई कोर्ट के जज के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के जज की मॉनिटरिंग में ये जांच होगा। इस तरह के विपक्ष का आरोप है, तभी दूध का दूध पानी का पानी आएगा, नहीं तो
यूपी प्रशासन की जांच में वही लिपापोती होगी जो बहराइच में हुआ था, जो अन्य जगहों पर हुआ था। यह आरोप विपक्ष का है। अब आगे इस पर सुप्रीम कोर्ट से भी नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर जांच करने का आदेश देना चाहिए। अब देखना है कि इस पर क्या होता है और जिन 5 परिवार के युवक मारे गए हैं उनको क्या पुलिस के द्वारा या उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कोई सहायता दी जाती है, ये कुछ दिनों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार फैसला लेगी, या उन्हें अगर उपद्रवी घोषित कर ही दिया है तो मुझे नहीं लगता है या लोगों को नहीं लगता है कि सरकार उनकी कोई मदद करेगी। तो अभी तो जांच के विषय हैं। वहाँ के काफ़ी लोग घर द्वार छोड़कर चले गए हैं कि कहीं उनका भी नाम न आ जाए। अब पुलिस ने जो अज्ञात एफआईआर दर्ज किया है उस पर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वो तमाम उन लोगों को परेशान करने के लिए, उनसे पैसा वसूलने के लिए पुलिस ने ये अज्ञात एफआईआर दर्ज किया है। आखिर पुलिस ने जो किया है उसकी भूमिका पर क्यों नहीं सवाल खड़े हो रहे हैं, और पुलिस के वो अधिकारी जो अनुज चौधरी है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई किया जा रहा है, उसको क्यों नहीं डिसमिस किया जा रहा है, उस पर हत्या के मुकदमा क्यों नहीं चलाए जा रहे हैं, यह भी विपक्ष का आरोप है। तो अब देखने की बात है कि इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या एक्शन लेती है या सुप्रीम कोर्ट इस पर, हाई कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है। आज इतना ही, नमस्कार। और भी खबरें जब आएंगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।